हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम एनसीईआरटी साइंस में कक्षा 7 का जो दूसरा अध्याय है उसको आज हम पढ़ाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कक्षा 7 का पहला अध्याय साइंस में हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय है प्राणियों में पोषण। क्या है? प्राणियों में पोषण। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे बस उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। अब प्राणियों में पोषण। अब प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। आहार के अंतःग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन ग्रहण करने से है कि विधि क्या होती है, आहार किस प्रकार जो है अंतर्ग्रहण किया जाता है, किस प्रकार भोजन को ग्रहण किया जाता है, उसकी विधि क्या है, और शरीर में इसके उपयोग की विधि, ये सभी तीनों जो है शामिल है प्राणियों के पोषण में। पहला चीज़ क्या है? पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है, आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि क्या है, और शरीर में इसके उपयोग की विधि क्या है, ये सभी शामिल है प्राणियों के पोषण में। अब हम जो इम्पोर्टेंट होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर दिया है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट संगठक है ये एक प्रकार का पोषक है, तो वो डायरेक्टली उसका उपयोग सीधे नहीं कर पाते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कुछ सरल पदार्थों में उसको बदलना पड़ता है। कोई भी जंतु हो, चाहे मनुष्य हो या कोई प्राणी हो, कोई जंतु हो, तो वो इस जटिल पदार्थ को सीधे उपयोग नहीं करता है, वो उसका उपयोग सरल पदार्थों में जब वो बदल जाता है उसके बाद उसका उपयोग करता है। अगर हम आरेख से देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना। मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट है, ये एक प्रकार का जटिल पदार्थ है। अब इसको जो है सरल पदार्थों में तोड़ा गया है। ये एक चैन बना हुआ है, इस चैन को तोड़कर छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ दिया गया है और इसका उपयोग जो है जंतु करता है, सीधे जटिल पदार्थ का उपयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की गई है। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है? पाचन। तो कोई भी पोषक तत्व हो जब वो अपने सरल पदार्थों में या सरल भागों में टूट जाता है फिर उसका उपयोग मनुष्य या प्राणी करता है, तो वो प्रक्रिया पूरा क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो ये हम आगे अच्छे तरीके से समझेंगे कि उसके पहले क्या क्या होता है, क्या विधियां हैं, भोजन कैसे अंदर जाता है, वो कैसे भोजन जो है पाचन किस प्रकार होता है, कहाँ पर होता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर दिया है कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी। मरमर पक्षी क्या होता है? हमिंग बर्ड को बोलते हैं। ये पौधों का मकरंद चूसते हैं। तो ये क्या करते हैं? पौधों का मकरंद चूसते हैं। लेकिन मानव और कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ के दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा निगल जाते हैं। ये सीधे जो है निगल जाते हैं, वो चबाते नहीं हैं। और कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास के पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो ये अंतर्ग्रहण की विधियाँ थी कि किस प्रकार जो है अलग अलग जंतुओं में किस प्रकार भोजन ग्रहण किया जाता है।
अब आहार की विधि यहाँ दिया है, छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, फिर निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसड़, ये सभी आहार की विधि हैं, किस प्रकार आहार जो है ग्रहण करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि स्टार फिश के बारे में दिया है कि स्टार फिश जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तारा मछली, ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है, मतलब आहार बनाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं उन्हीं का आहार करती है स्टारफिश या तारा मछली। तो ये चीज़ आपको नोट करना है कि कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। पहले क्या करती है स्टारफिश, जो कवच कैल्शियम कार्बोनेट कवच वाले जंतु होते हैं उनके कवच को पहले क्या करती है, खोल देती है। उसके बाद क्या करती है, अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। वो अपने आमाशय को ही अपने मुख से बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। और कवच के अंदर जो जंतु है उसके कोमल भागों को आमाशय के माध्यम से उसके कोमल भागों को खाती है। फिर क्या करता है, आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और वहाँ पर जो है आहार धीरे धीरे पचता है। तो इसकी यही विशेषता है स्टारफिश की कि वो आमाशय जो है मुख से बाहर निकालती है और फिर जिस जंतु को खाना होता है उसके कोमल भागों को वो खाती है और फिर आमाशय वापस उसके शरीर के अंदर चली जाती है और धीरे धीरे वहाँ पर पाचन होता है। तो ये स्टारफिश की विशेषता है, इसको आपको नोट कर लेना एक जगह। अब यहाँ पर मानव के पाचन की प्रक्रिया बताई गई है, उसको हम एक एक करके समझेंगे। हम अपने मुख से भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले हम भोजन कहाँ रखते हैं, मुंह में, तो वहाँ से शुरुआत होती है। इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, पचाने के बाद ही हम उसका उपयोग कर पाते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, निकल जाता है। तो इतना तो सभी जानते हैं। यहाँ पर है भोजन एक सतत नली से गुजरता है, तो भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले होता है मुख गुहिका, जहाँ पर भोजन हमारा पहले पहुँचता है। तो हम भोजन को हाथ के माध्यम से अपने मुंह में रखते हैं, फिर मुख गुहिका जो होती है वहाँ से होते हुए ग्रास नली, फिर ग्रासिका में जाती है, ग्रासिका या ग्रास नली से होते हुए फिर आमाशय में जाती है, फिर आमाशय से क्षुद्रांत जिसको बोलते हैं छोटी आंत, इसको आपको याद रखना है क्षुद्रांत। बहुत लोग को यही नहीं पता होता है कि क्षुद्रांत क्या है। तो क्षुद्रांत जो होता है वो छोटी आंत को बोला जाता है। फिर छोटी आंत से वो बृहदांत्र में जाती है, जिसको तो क्षुद्रांत और बृहदांत, आप ये दोनों याद रखिए कि क्षुद्रांत जो होता है वो छोटी आंत को बोला जाता है और बृहदांत बड़ी आंत को बोला जाता है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। तो बड़ी आंत किससे जुड़ी होती है, मलाशय से जुड़ी होती है। उसके बाद फिर मलद्वार या गुदा आता है, जिसके माध्यम से मल निष्कासित किया जाता है। और ये सभी भाग मिलकर एक आहार नाल, जिसको पाचक नली बोलते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो ये 6 भाग हैं आहार नाल के, इन सबको आपको याद रखना है। तो ये सभी मिलकर क्या निर्माण करते हैं, आहार नाल या पाचक नली का। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहारनाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि ये जीभ के नीचे की ग्रंथि जो होती है, अधोजिह्वा ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, उसी को लाला ग्रंथि भी बोलते हैं। कहाँ होता है ये, हमारे जीभ के नीचे होता है लाला ग्रंथि, जहाँ से लार निकलती है। फिर यकृत, फिर अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करते, तो लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय ये पाचक रस जो है स्रावित करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन जो है
पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस क्या करता है? जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। तो यहाँ पर पाचक रस का क्या काम होता है कि जो भी जटिल पदार्थ होते हैं उनको धीरे धीरे क्या करता है? सरल रूप में बदल देता है। आहारनाल एवं संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो आहारनाल और उससे संबंधित जो ग्रंथियाँ हैं वो मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये मुख गुहिका है जहाँ से खाना जाता है, इसको मुख गुहिका कहते हैं। और ये जीभ के नीचे, ये जीभ है और जीभ के नीचे जो होता है वो लाला ग्रंथि बोलते हैं, इसको अधोजीवा ग्रंथि भी होता है जिसे बोलते हैं। फिर इसी से होते हुए ग्रासनली नीचे की ओर जाती है। कहाँ से? गर्दन से होते हुए वक्ष से निकलती हुई नीचे जाती है, इसको बोलते हैं ग्रसिका। तो जो ग्रास नली होती है वो जिह्वा के नीचे के भाग से मिलते हुए गर्दन से होते हुए फिर वक्ष से होते हुए जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर यकृत होता है, इसको बोलते हैं यकृत। तो यहाँ पर जो ग्रसिका है वो फिर आमाशय से लगी हुई होती है। ग्रसिका से भोजन जो है वो सीधे आमाशय में पहुँचती है और आमाशय के ठीक ऊपर जो है यकृत होता है और यकृत से लगा हुआ होता है पित्ताशय, जहाँ पर पित्तरस इकट्ठा होता है। फिर ये आमाशय से होते हुए जो है वो क्षुद्रांत में जाती है, छोटी आंत में जाती है। कहाँ पर? छोटी आंत में जाती है। फिर छोटी आंत से होते हुए फिर वो बड़ी आंत में जाती है। फिर बड़ी आंत से होते हुए फिर वो मलाशय, जहाँ पर मल इकट्ठा होता है, फिर गुदा द्वार द्वारा मल जो है निष्कासित हो जाता है। तो ये थी संरचना इतनी। और फिर इस यहाँ बीच में जो है अग्न्याशय भी था, जो अमाशय के ठीक नीचे पाया जाता है, जहाँ पर अग्न्याशी रस स्रावित होता है। तो अब हम एक एक करके जो है इनके पार्ट जो हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, अच्छे तरीके से आप समझेंगे। पहला यहाँ पर मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? मुंह द्वारा। सबसे पहले मुंह में ही तो भोजन रखते हैं। फिर आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन को या आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो इतना आपको समझना है कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। फिर क्या होता है? जो हमारे दांत होते हैं वो दांत क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं और यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस बना लेते हैं। तो दांत जो होते हैं क्या यांत्रिक विधि द्वारा क्या करते हैं? उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। और प्रत्येक दांत क्या होता है? मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्त का अलग अलग सॉकेट होता है, मसूड़ों का अलग अलग सॉकेट होता है, जिसमें दांत क्या होता है? धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है, उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं, इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो यहाँ पर दांत की बात की गई है, तो हम दांत को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आगे के 4 दांत होते हैं, ऊपर और नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, मतलब 8 दांत जो होते हैं वो कृंतक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? कृंतक। आगे के 4 जो दांत होते हैं ऊपर नीचे मिलाकर वो 8 दांत हुए, उसको क्या बोलते हैं? कृंतक। फिर अगला है हमारा रदनक। रदनक एक ये है, एक ये है।
तो जो 4 दांत है, 4 दांतों के बगल वाले जो दांत होते हैं उसी को बोलते हैं रदनक। और इसी तरह 2 ऊपर हो जाएंगे और 2 नीचे हो जाएंगे, तो 4 दांत जो होंगे रदनक हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है अग्रचवर्णक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? अग्रचवर्णक। रदनक के बाद 2 दांत जो होते हैं, रदनक के बाद ये 2 दांत हैं, ये क्या बोले जाते हैं? अग्रचवर्णक। इसी तरह ऊपर भी होते हैं, इसी तरह नीचे भी होते हैं। तो 4 4 8 8 अग्रचवर्णक दांत होते हैं। फिर लास्ट में आता है चवर्णक, 3 इधर और 3 इस साइड में, तो 6 नीचे 6 ऊपर, कुल मिला के 12 चवर्णक दांत होते हैं। क्या? 12 चवर्णक। तो ये 3 नीचे और 3 ऊपर, 6 ऊपर होता है। तो कुल मिलाकर चवर्णक 12 होते हैं। तो यह आपको फिगर याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि कितने कृंतक होते हैं, कितने रदनक होते हैं, कितने अग्रचवर्णक होते हैं। कृंतक 8 होते हैं, रदनक 4 होते हैं, अग्रचवर्णक 8 होते हैं और चवर्णक 12 होते हैं। आप गिन लेंगे तो ये 32 दांत पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशवाकाल में निकलता है। शैशवाकाल में मतलब जब बच्चा जो है पैदा होता है, वहाँ से लेकर 5 वर्ष तक जो बच्चा होता है उसको शैशवाकाल बोलते हैं। तो शुरुआत में बच्चे में शुरुआत में जो दांत निकलते हैं, दांतों का जो प्रथम सेट होता है वो लगभग 8 वर्ष की आयु में आते आते वो गिर जाते हैं। दांतों का जो प्रथम सेट होता है, पहली बार जो दांत निकलता है बच्चों में, वो शैशवाकाल में निकलता है और लगभग 8 वर्ष की आयु में ये सभी दांत क्या होते हैं? धीरे धीरे गिर जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। ये सभी को पता है कि दूध के दांत इन्हें कहते हैं। जो 20 दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, आप पढ़े होंगे। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत बोलते हैं। तो जब दूध के दांत निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद अस्थायी दांत निकलते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं और वृद्धावस्था तक भी ये धीरे धीरे आते आते वो गिर जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट कर लीजिए। लाला रस जो होते हैं, लाला रस का मतलब होता है लार। जो लार होते हैं वो चावल के मंड को शर्करा में बदल देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जो लार होते हैं उसी को लाला रस भी बोलते हैं। तो लार क्या करते हैं? चावल के मंड को शर्करा में बदल देते हैं। तो जब भी आप चावल खाते हैं, तो जब चावल चबा चबा कर खाते हैं तो वो उसमें लार धीरे धीरे मिलता जाता है। फिर आप महसूस करेंगे कि स्वाद उसका जो है वो मीठा हो जाता है। तो वही लार क्या करता है? चावल के अंदर जो मंड होता है उसी को वो शर्करा के रूप में चेंज कर देता है। और शर्करा क्या होता है? वो मीठा होता है। तो आपको धीरे धीरे वो मीठा महसूस होने लगता है, मीठा स्वाद आने लगता है। तो जो लाला रस या लार होते हैं वो चावल के मंड को शर्करा में बदल देते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। फिर जीभ की बात करें अगर, तो जीभ एक मांसपेशीय अंग होता है, क्योंकि जीभ में केवल मांस होता है, इसमें हड्डी होता नहीं है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। तो मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है जीभ। इसका अग्रभाग क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वो किसी भी दिशा में घूम सकता है, इसका आगे वाला भाग। तो जीभ के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए।
हम बोलने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है और निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ में क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो जीभ के इतने कार्य हैं। इसके पहले हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है। किससे जीवाणु पाए जाते हैं? तो हमारे मुख में बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन परंतु उनमें से कोई हानि नहीं होती। तो हमारे मुख में जो जीवाणु पाए जाते हैं उससे कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। अगर हम दांत और मुंह को साफ नहीं करेंगे तो वो जीवाणु क्या करते हैं? उनका जो है वृद्धि होने लगता है मुंह में। वो हानिकारक जीवाणु जो है वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन करके अम्ल निर्मोचित करते हैं। तो ये जीवाणु क्या करते हैं? दांतों के बीच फंसे जो भोजन होते हैं और भोजन में जो शर्करा होती है उसका विघटन कर देती हैं। किसमें? अम्ल में कर देती हैं। तो अम्ल क्या होता है? खट्टा पदार्थ होता है। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। तो यही जो शर्करा का विघटन अम्ल में होता है, यही अम्ल क्या करता है? धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाता है। इसी को कहते हैं दंत क्षय। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो हमें चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ जो है दंत क्षय के लिए मुख्य उत्तरदायी होते हैं, इसलिए हमें ये नहीं खाना चाहिए। चॉकलेट, ठंडे पेय और चीनी युक्त मिठाइयाँ। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो ये है आपकी जीभ की संरचनाएं। अब हम आते हैं भोजन नली या ग्रास नली में। अब यहाँ पर क्या होता है? जो निगला हुआ भोजन तो निगला हुआ जो भोजन होता है वो ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। तो मुख गुहिका से होते हुए वो ग्रास नली में भोजन पहुँचता है। ग्रास नलिका या ग्रासिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। तो ग्रासिका कहाँ से होते हुई जाती है? गले और वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रासिका की जो भित्ति होती है उसमें संकुचन होता है और यही संकुचन होने की वजह से भोजन क्या होता है? धीरे धीरे नीचे सरकता जाता है। तो ग्रासिका की भित्ति क्या होती रहती है? संकुचन होती रहती है और वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है। तो आपको याद रखना है कि संकुचन होने की वजह से जो भोजन होता है वो धीरे धीरे नीचे सरकता जाता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। तो आमाशय क्या होता है? कभी कभी वह हमारे द्वारा खाए गए भोजन को स्वीकार नहीं करता। मतलब क्या होता है कि वो वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जो आमाशय में नहीं पचता या स्वीकार नहीं करता भोजन को, तो उल्टी के द्वारा, जिसको वोमिटिंग बोलते हैं, उसके द्वारा वो बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वामन किया हो। तो ये है ग्रासिका या ग्रास नली। ये गर्दन से होते हुए, वक्ष से होते हुए आमाशय से जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भोजन आता है, फिर से वो आमाशय में
पहुंच जाता है, ग्रासिका से होते हुए आमाशय में जाता है। तो ये संरचना किसकी है? ग्रासिका की या ग्रास नली की। अब आते हैं आमाशय क्या है। आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, नोट करके चलना है। अब आते हैं आमाशय। आमाशय क्या होता है? मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। तो आमाशय कैसा होता है? मोटी भित्ति वाली होती है, थैली नुमा संरचना होती है, ये चपटा होती है और जे आकृति क्या होता है। तो आमाशय क्या होता है? चपटा होता है, जे की आकृति की होती है, थैली नुमा संरचना है, मोटी भित्ति वाली होती है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? वो है आमाशय। चौड़ाई की बात करें तो सबसे चौड़ा भाग आमाशय है। यह एक और ग्रसिका नली से खाद्य प्राप्त करता है। तो ग्रसिका से होते हुए खाद्य पदार्थ या भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में, तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। तो आमाशय से फिर वो कहाँ जाता है? क्षुद्रांत में। है कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी, तो खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य पदार्थ, जो खाद्य कण होते हैं, वो श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होते हैं। श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। तो नसिका से जो वायु जाती है वो कहाँ जाती है? फेफड़े तक ले जाती है नसिका। मतलब श्वास नली जो होती है वो नसिका से आने वाली वायु को कहाँ ले जाती है? फेफड़े तक ले जाती है। ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है। तो जो श्वास नली है उसके साथ साथ ग्रसिका भी लगी हुई है, उसके साथ चलती रहती है। परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन का मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? तो भोजन निकलते समय एक मांसल रचना होती है। जब भी हम भोजन करते हैं तो वो श्वास नली को, ये वाल्व जो होता है वो श्वास नली को ढक लेता है और भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन का कण जो है श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है, हिचकी आती है और खांसी आने लगती है। तो आप समझ गए होंगे, जब भी हम करते हैं तो ग्रास नली से होते हुए जाती है। जो नासिका श्वास नली होती है और ग्रसनी होती है, दोनों जो है एक ही मार्ग से होते हुए जाती हैं, लेकिन एक वाल्व लगा होता है। वो वाल्व क्या करता है? जब भी हम भोजन करते हैं तो वो श्वास नली को ढक लेती है, जिससे भोजन का जो कण है वो श्वास नली में ना जाने पाए। आमाशय का जो आंतरिक सतह है, आमाशय का आंतरिक अस्तर या सतह बोलते हैं उसको, तो वो श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl और पाचक रस स्रावित करता है। तो आमाशय क्या करता है? श्लेष्मल, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस जो है स्रावित करता है। श्लेष्मल का क्या कार्य होता है? श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले तो आपको यही नोट करना है कि श्लेष्मल क्या करता है? आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है श्लेष्मल। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो भोजन के साथ जो जीवाणु पहुँचते हैं उसको नष्ट कौन करता है? अम्ल। जो HCl अम्ल होता है वो ऐसे जीवाणु को नष्ट कर देता है। साथ या माध्यम को अम्लीय बनाता है। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में
सहायता मिलती है। तो पाचक रस, जिसको जठर रस बोलते हैं, प्रोटीन का सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि प्रोटीन का जो है पाचन कहाँ पर होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय में होता है। तो जो पाचक रस, जिसको जठर रस बोलते हैं, वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। एमिनो अम्ल जिसको बोलते हैं, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है। तो यहीं पर प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। तो ये आपको याद रखना है। अगला है हमारा क्षुद्रांत, जिसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छोटी आंत। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत को छोटी आंत भी बोलते हैं। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है और ये अत्यधिक कुंडलित नली है। तो क्षुद्रांत जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई क्या होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। मतलब यकृत से कुछ रस निकलते हैं, अग्न्याशय से रस निकलते हैं, उसी का स्राव ये प्राप्त करती है छोटी आंत। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। जो छोटी आंत होती है उसकी भित्ति से भी कुछ रस जो है स्रावित होते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई थी। तो वो घटना क्या है? सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष जो है क्षतिग्रस्त हो गया और आमाशय में एक छिद्र हो गया। कहाँ पर छिद्र हुआ? आमाशय में। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास लाया गया। चिकित्सक ने उसको जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। तो उसने छिद्र को क्या किया? आमाशय में जो छिद्र हुआ था उसको पट्टी से ढक दिया, क्योंकि वो सही प्रकार से बंद नहीं कर पा रहा था। ब्यूमांट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। तो वो जब वो आमाशय में झांक कर देखा तो क्या पता चला? तो ब्यूमांट ने देखा कि आमाशय में भोजन का मंथन हो रहा था। तो ब्यूमांट ने क्या देखा कि आमाशय में भोजन का मंथन हो रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रही थी। इसकी भित्ति से कुछ तरल जो है स्रावित हो रही थी, जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो आमाशय में जब भोजन का पाचन पूरी तरह हो जाता है तभी वो जो है क्षुद्रांत जो है तभी खुलता है। आमाशय में जो बचे हुए भोजन है उसको तभी वो भेजता है क्षुद्रांत में। तो इस तरह जो है ब्यूमांट ने इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को देखा आमाशय में। आमाशय की कार्य प्रणाली जो है किसने सबसे पहले देखा था? विलियम ब्यूमांट ने। तो इसको आपको याद रखना है। तो हम पढ़ रहे थे क्षुद्रांत के बारे में। फिर इसी के अंतर्गत आता है यकृत। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यकृत मतलब लीवर बोला जाता है इसी को। गहरे लाल भूरे रंग की क्या होती है? ग्रंथि होती है। यकृत क्या होती है? गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने ओर अवस्थित होती है। तो हमारे दाहिने ओर उदर मतलब पेट के ठीक ऊपर जो है दाहिनी तरफ होती है लीवर, उसी को यकृत बोलते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है, जो बार बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। तो यकृत ग्रंथि को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। यह पित्त रस स्रावित करता है। तो यकृत क्या करता है? पित्त रस से भी स्रावित करता है, जो एक थैली में संग्रहित होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय।
तो यकृत में पित्ताशय भी पाया जाता है, जहाँ पर पित्तरस जो है संग्रहित होता रहता है। पित्तरस का काम होता है, ये भी आपको याद रखना है कि पित्तरस क्या करता है, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं अग्न्याशय, पैनक्रियाज जिसको बोला जाता है। ये हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। तो अग्न्याशय हल्के पीले रंग की होती है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। तो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है क्या, अग्न्याशय। अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो अग्न्याशयिक रस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको जो है सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर आंशिक रूप से जो पचा भोजन होता है अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है। तो आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत रस निकलता है, वो पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो क्षुद्रांत में ही छोटी आंत में ही क्या होता है, उसके निचले भाग पर जो है आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जाता है, जहाँ पर आंत्र रस जो है निकलता है और वो पाचन की क्रिया को पूर्ण कर देता है। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ये भी पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है विघटित होकर किस में टूटता है, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। सरल शर्करा में क्या आता है, ग्लूकोज। फिर वो वसा का वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि वसा का वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है, वसा का, और प्रोटीन का एमिनो अम्ल में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटते हैं, ग्लूकोज में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से नोट कर लेना है। अब आते हैं क्षुद्रांत में अवशोषण। किस प्रकार जो है भोजन, पचे हुए भोजन का प्रकार होता है क्षुद्रांत में। तो उसके पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो जब भी भोजन जो है पच जाता है तो उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ये अवशोषण कहाँ होता है, जो छिद्रांत की भित्ति होती है, छिद्रांत का मतलब छोटी आंत की जो भित्ति होती है, उसमें स्थित जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उसी के माध्यम से जो है भोजन अवशोषित होता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, अवशोषण। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवशोषण। जब भी पचा हुआ भोजन जो है अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति की में स्थित जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उसी के माध्यम से चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती, कहाँ होती हैं, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं या रसांकुर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। तो दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। तो ये जो दीर्घरोम होते हैं क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में जो पाए जाते हैं, तो उसमें जो है सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। कहाँ से होता है, दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है।
तो जो अवशोषित पदार्थ होता है उसका स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? रुधिर वाहिकाओं द्वारा। और ये क्या करती हैं? शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं और जिनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस पूरे प्रक्रम को क्या बोला जाता है? स्वांगीकरण। क्या बोला जाता है? स्वांगीकरण। तो ये आपको याद रखना है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है। तो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन कैसे होता है? ऑक्सीजन की सहायता से होता है। किस में हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोशिकाओं में जो ग्लूकोज उपस्थित होता है उसका विघटन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और उसके बाद ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है अथवा अवशोषण नहीं होता है वृद्धांत में भेज दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है अथवा अवशोषण नहीं होता है वो वृद्धांत में भेज दिया जाता है। अब आते हैं वेदांत में, जो बड़ी आंत को बोला जाता है वृद्धांत्र। तो बड़ी आंत को क्या बोला जाता है? वृद्धांत्र जो होता है क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी तो होती है लेकिन छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। क्या है? जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। यह है बृहदांत्र का काम या कार्य। फिर क्या होता है? बचा हुआ अपचित पदार्थ कहाँ चला जाता है? मलाशय में चला जाता है। जो बचा हुआ अपचित पदार्थ होता है वो मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर जो है वो निष्कासित किया जाता है गुदाद्वार द्वारा। तो गुदाद्वार द्वारा यह मल बाहर निकाला जाता है जिसे निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कासन। तो ये थे मानव में पाचन की क्रियाएं। किस अंग में क्या होता है, किस प्रकार होता है, हमने पूरा डिस्कस किया। जो मेन पॉइंट थे उस पर हमने टिक किया पॉइंट कि ये आपको नोट करना है, तो आप नोट करके उसको आप पढ़ लीजिए, तो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब घास खाने वाले किस प्रकार होता है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। तो बहुत से जंतुओं को आपने देखा होगा, जैसे गाय भैंस, तो ये क्या करते रहते हैं? जुगाली करते रहते हैं, अपने मुंह को मतलब चलाते रहते हैं, जबकि उनके मुंह में कुछ भोजन नहीं होता है, कोई खाद्य पदार्थ नहीं होता है, उसके बावजूद वो अपने मुंह को चलाते रहते हैं। उसी को कहते हैं जुगाली। और वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। तो गाय भैंस ये सब जो जंतु हैं वो क्या करते हैं? पहले घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और आमाशय के एक भाग में क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। यह भाग क्या कहलाता है? रूमेन। प्रथम आमाशय बोला जाता है। रूमेन का मतलब होता है प्रथम आमाशय। तो जो गाय भैंस होते हैं वो जल्दी जल्दी घास को खाकर निगल जाते हैं और आमाशय के एक भाग में उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये आमाशय का एक भाग जो है उसको बोलते हैं रूमेन। जो प्रथम आमाशय बोला जाता है उसको रूमेन को बोला जाता है। रूमिनेंट का मतलब होता है जो जंतु होते हैं जो जुगाली करते हैं, तो उन्हीं को रूमिनेंट बोला जाता है। तो रूमिनेंट में मतलब रूमिनेंट वाले जो जंतु होते हैं उनमें आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में
भोजन का आंशिक पाचन होता है। रुमेन का मतलब होता है प्रथम आमाशय। प्रथम आमाशय में जो है भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाल या कड कहते हैं। परंतु बाद में क्या होता है? परंतु बाद में जंतु उसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं। तो जल्दी जल्दी निगलने के बाद वो आमाशय के एक भाग में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों या गोले के रूप में अपने मुख में वापस लाते हैं और चबाते रहते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? रोमंथन। क्या करते हैं? रोमंथन, या इसी को जुगाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुगाली करना, जुगाली या रोमंथन कहते हैं। एक चीज़ और है, कई एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जंतु होते हैं जुगाली करते हैं तो उससे कौन सा गैस जो है निकलती है, तो इसको याद रखना है, मीथेन गैस निकलती है। तो जुगाली करना, रोमंथन का मतलब क्या होता है? जुगाली करना। क्या? जुगाली करना। ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट अथवा रोमंथी। अभी हम बताए, इसके पहले बताए थे रूमिनेंट क्या होता है, जो जंतु जुगाली करते हैं। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। घास में क्या होता है? सेलुलोज। उसमें सेलुलोज की प्रचुरता होती है, अधिक मात्रा में होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। जो घास में सेलुलोज होता है वो क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु जो जुगाली करते हैं, हिरन आदि के रूमेन में मतलब प्रथम आमाशय में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु जो है सभी रूमिनेंट के रूमेन में पाया जाता है। सभी रूमेन का मतलब जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन, तो इनके रूमेन में सेलुलोज का पाचन जो है जीवाणु करते हैं। तो बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ऐसे जंतु होते हैं या मानव होते हैं जिनमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया था, यहाँ पर दस्त क्या है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इसे क्या कहते हैं? इस स्थिति को दस्त कहते हैं। तो कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, जिसे हम दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोल पिलाना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल, ORS कहते हैं। तो ORS क्या है? यहाँ पर पिलाना चाहिए रोगी को जिसको दस्त हुआ हो। तो इस प्रकार के घोल को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल या ORS बोलते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदान्त्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसको अंधनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंधनाल। किसके किसके बीच होती है? क्षुद्रांत एवं बृहदान्त्र के बीच होती है, जिसको अंधनाल बोलते हैं।
भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो भोजन में जो सेलुलोज होता है उसका पाचन अंधनाल में होता है और वहाँ पर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, वही जीवाणुओं को द्वारा सेलुलोज का पाचन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो कुछ जंतु होते हैं जैसे घोड़ा, खरगोश, तो इन सब में जो अंधनाल पाया जाता है, मतलब जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं उनमें अंधनाल पाया जाता है। किसके किसके बीच? क्षुद्रांत और बृहदांत, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में थैलीनुमा संरचना होती है जिसको अंधनाल बोलते हैं। उसमें जो है कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन के सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। तो ये अंधनाल जो होते हैं वो मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के बारे में, तो इसमें से बहुत ऐसे सारे सूक्ष्म प्राणी होते हैं जिनमें ना तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र भी होता है। नाल यहाँ पर दिया हुआ है, ये है अंधनाल, ये क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में है ये अंधनाल। तो इसी में जो है सेलुलोज का पाचन होता है, इसी में जीवाणु पाए जाते हैं और वहीं पर जो है पाचन होता है सेलुलोज का। अब यहाँ पर अमीबा के बारे में दिया गया है कि अमीबा के संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है जो जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। क्या होती हैं? तो कोशिका द्रव्य में बुलबुले समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। तो अमीबा क्या करता है? निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति को बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब या कृत्रिम पाँव कहते हैं। मतलब अपने शरीर का कुछ भाग जो है बाहर की तरफ निकालता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? अंगुली के समान निकालता रहता है, जिसको पादाब या कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। यही पादाब जो होते हैं उन्हें गति देने में सहायता करते हैं और भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। अमीबा में कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार, अमीबा क्या करता है? कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है, मतलब इसके आसपास कोई भोजन होता है और उसे आभास हो जाता है कि हमारे आसपास कोई भोजन है, तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। तो क्या करता है? उस भोजन के चारों ओर पादाब को विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसका खाद्यदानी में फंस जाते हैं। तो खाद्य पदार्थ क्या करते हैं? उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं। जब वो पादाब विकसित करता है फिर उसको निगल लेता है। निगलने के बाद क्या होता है कि खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर से समझ जाएंगे आसानी से। तो ये है अमीबा, ये है केंद्रक, और ये जो केंद्रक के बाहर की जो चीज़ें हैं वो सब द्रव्य हैं, कोशिका द्रव्य बोला जाता है। पादाब, यही जो उंगली जैसी संरचना निकली हुई है, उंगली जैसी संरचना ऐसे निकालते रहते हैं, तो उसी को पादाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पादाब बोला जाता है। यहाँ पर खाद्य कणिका अंतर्ग्रहण, ये जो खाद्य कणिका है उसी को अंतर्ग्रहण कर रहा है, उसको अंदर ग्रहण कर रहा है। अब इसी के माध्यम से वो उसको निगल लेता है और ये धीरे धीरे अंदर चला जाता है और खाद्य धानी में फंस जाता है और उसे उसका पाचन होता है। पाचक होकर फिर वो निष्कासित हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है, दर्शाया गया है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें
सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। फिर क्या होता है, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। और जो बिना पचा हुआ पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ, वो खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में लगभग समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ क्या होता है, किया जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इतने थे हमारे इस पार्ट में, किस प्रकार मानव में भोजन का पाचन होता है और घास खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उसमें कैसे होता है हमने बताया। फिर अमीबा में कैसे होता है पाचन, मतलब एक कोशिकीय जीवों में, तो आप समझ गए होंगे। तो कुछ सारांश है पाठ का यहाँ पर कि जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतःग्रहण की विधियाँ और शरीर में इनकी उपयोग सम्मिलित हैं। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, विद्रांत जो मलाशय में समाप्त होती हैं। फिर छठा है गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, लाला ग्रंथि, लार जहाँ से निकलता है, वैकृत, पित्त, अग्न्याशय, अग्न्याशयी रसें। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति से भी पाचक रस स्रावित होती हैं। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न हैं, सबको पता है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद श्वांगीकरण होता है, मतलब उसको अवशोषण के बाद उसको शरीर के सभी अंगों में पहुंचा दिया जाता है, तो उसको श्वांगीकरण कहते हैं। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपचय, जो पचे हुए नहीं होते हैं भोजन, उसको निकाल दिया जाता है गुदा द्वारा, उसको निष्कासन बोलते हैं। फिर मंड, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय के प्रारंभ, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्न्याशय से अग्न्याशयी स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। तो भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है, क्षुद्रांत में। जल और कुछ लवण वृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, श्वांगीकरण कहलाता है। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं। गाय, भैंस, हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, रोमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतःग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। रूमेन मतलब होता है प्रथम आमाशय में भंडारित कर लेते हैं और कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में लाते हैं या आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते रहते हैं। जुगाली द्वारा कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, पता होना चाहिए। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण पादाप की सहायता से होता है और इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। तो इतने सारांश थे इस पाठ के, जो हमने विस्तृत में पहले बता चुके थे। इसको पढ़ने के बाद आप और अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इतने थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें जानकारी मिल सके कि NCERT साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।